निज के दोष को, स्वयं के दोष को हम्म, हम पंचम भाव से देखेंगे। क्यों देखेंगे पंचम भाव से? छठा भाव भी है, पांचवा भी है। पांचवा से क्यों देखेंगे? क्योंकि जिस चीज के बारे में, जिसके बारे में हमें अभी पता है कि हाँ यह समस्या हमें जो आ रही है, या जो आगे ये समस्या आने वाली है, वो स्वयं के कारण है। अपनी बुद्धि को ये पता है कि हम लोन लिए हैं और यदि उसे नहीं चुका रहे हैं तो जो आपदा आएगी वो मेरे कारण ही आएगी, निज के दोष के कारण ही आएगी। तो पांचवा भाव है। और उससे यदि आप आगे बढ़ते हैं, उससे चार भाव आगे बढ़ते हैं, तो आपको मिलता है आठवां भाव। आठवां भाव क्या है? आपका मन है और आपका चरित्र है। क्योंकि आपके बुद्धि का मन है और आपके बुद्धि का वो चरित्र है। तो निज दोष से और पूर्व जन्म के जो दोष हैं उससे जो मिलने वाले फल होते हैं वो आठवां भाव होता है। जब 30 में आप 12 को घटाएंगे तो 12 12 24 आपका घट गया, बचा आपके पास कितना? 6। तो यह जो कुंडली है वो आपके छठे भाव को एक्सप्लोर करती है, छठे भाव के बारे में बताती है कि आपका छठा भाव कैसा है और छठा भाव किन चीजों को देता है। आपने सदैव, हमने छठे भाव पे क्या बात की? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 प्रकार के अवगुण छठा भाव हमें देता है। और इन्हीं 6 अवगुणों से दुर्घटना भी होती है। घर के, आपने यह देखा होगा कि एक्सीडेंट अधिकांश वही होता है कि घर से 2 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट होता है, घर से 10 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट होता है। क्योंकि घर पहुंचने से पहले घर पहुंचने की जल्दीबाजी आ जाती है। और इस कारण से ही एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है। जो कोर्ट केस लगते हैं वो भी इन कारणों से ही लगते हैं। जो किसी भी प्रकार से हमें कोई बीमारियां हो रही हैं, कोई रोग होते हैं, तो इसी भाव के कारण होते हैं। इसलिए त्रिशांश कुंडली को अरिष्ट कारक बताया गया है। अर्थात जैसे हर चार्ट में हम लोग देखते हैं कि भाई विवाह या अन्य चीजों को देखते हैं, नवमांश विवाह के लिए है, सप्तमांश संतान के लिए है, दसमांश हमारे प्रोफेशन के लिए है, द्वादशांश हमारे पेरेंट्स के लिए है। वैसे ही त्रिशांश हमारे अष्ट कारक है। अर्थात इसमें हमें सुख नहीं देखना है, इस माइंडसेट से ही हमें देखना है इसे। या फिर यह मान लीजिए कि यह जो कुंडली है वो आपके खुद के दोष के लिए है। किस दोष के कारण आपके जीवन में कौन सी पीड़ा आ रही है, उसके बारे में आपको यह कुंडली डिफाइन करेगी और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इन चीजों को वो देगा। इसके साथ ही जब हम निज दोष की बात कर रहे हैं तो पांचवा भाव आ रहा है, आठवां भाव आ रहा है, छठा भाव आ रहा है। छठा भाव भी आ रहा है। और इसके साथ में यदि आप छठे से गिनना प्रारंभ करेंगे तो कौन सा भाव आपका आ जाएगा? एकादश कौन सा भाव होगा छठे से? चौथा भाव होगा। चौथा। तो चौथे भाव की भी भूमिका रहेगी। अब चौथे भाव की भूमिका क्यों रहेगी? क्योंकि अभी जस्ट हमने बात की कि चतुर्थ भाव हमारे चरित्र को भी बताता है। तो हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, वह भी, उससे भी हम अपने कष्ट के बारे में जान सकते हैं। यह 5 तत्वों पे विशेष रूप से कार्य करता है। सबसे पहले यह देखिए कि आपके जन्म कुंडली में, अपने जन्म कुंडली अर्थात लग्न कुंडली को सामने रखिए और त्रिशांश कुंडली को भी सामने रखिए। और दोनों कुंडली में यह आप देखने का प्रयास कीजिए कि आपके त्रिशांश कुंडली का जो लग्न है, आपके त्रिशांश कुंडली का जो लग्न है, वो आपके लग्न कुंडली में किस भाव को एक्टिव कर रहा है। जैसे कि त्रिशांश कुंडली में आपने देखा कि आपका लग्न उदय हो रहा है मिथुन से। जब आप लग्न कुंडली में गए तो लग्न कुंडली आपकी मेष की है, तो कौन सा भाव आपका एक्टिव हो रहा है? तीसरा भाव एक्टिव हो रहा है। तो यह स्पष्ट करता है कि तीसरे भाव संबंधित आप कष्ट में आएंगे, और या फिर यह कहें कि तीसरे भाव के कारण आप कष्ट में आएंगे। आप कहेंगे तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन है, साहस है, धैर्य है,
इच्छा है, लेकिन उन सबसे सबसे ऊपर तीसरा भाव अट्रैक्शन है, आपका आकर्षण है। आप किन चीजों के पीछे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो चीजें यह आपको बता रही है। तो इससे थोड़ा आपको यह देखना है। दूसरा यह देखिए कि आपके लग्न कुंडली का जो लॉर्ड है वो त्रिशांश कुंडली में किस भाव में गया है। क्या वो 6 8 12 संबंध बना रहा है या 3 6 11 संबंध बना रहा है। यदि वो 3 6 11 संबंध बना रहा है या वो 6 8 12 से संबंध बना रहा है तो वह भी आपके लिए निज दोष को दर्शा रहा है। इसमें दो ग्रहों को नहीं लिया जाएगा, सूर्य को और चंद्रमा को, क्योंकि त्रिशांश कुंडली अरिष्ट कारक है। अरिष्ट कारक या फिर हम यह समझ लें कि दुख देने वाली ही कुंडली है त्रिशांश। इसे ऐसा नहीं है कि सूर्य चंद्रमा को बिल्कुल निकाल के फेंक देना है, सूर्य चंद्रमा को भी देंगे और समझेंगे भी सूर्य चंद्रमा को, लेकिन सूर्य चंद्रमा को अभी एक एक मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि पिता हो या माँ हो, यह कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को, मेरी संतान को किसी प्रकार कष्ट हो। तो सूर्य पिता है, चंद्रमा माँ है, इसलिए दोनों को अलग कर दिया है। सूर्य के स्थान पे आप मंगल का उपयोग करेंगे, अर्थात जितने भी सूर्य के कारक तत्व हैं इन सभी को आप किससे देखेंगे, मंगल से देखेंगे। चंद्रमा के जितने कारक तत्व हैं उन सभी को आप किससे देखेंगे, शुक्र से देखेंगे। यह कुंडली 5 तत्वों पे काम करती है। 5 तत्वों के साथ साथ जो निज दोष की बात हमने की उस पे काम करती है। जैसे आपके त्रिशांश कुंडली का लग्न का स्वामी 6 8 या 12 में चला जाए तो आपकी आत्मा, या हम कहें आप अपने स्वयं की कमजोरियों के कारण, अपनी स्वयं के वीकनेस कारण, अपने स्वयं के कर्मों के कारण आप अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं। जैसे आपकी कुंडली का, त्रिशांश कुंडली का लग्न का स्वामी छठे में चला जाए तो छठे में चले जाने मात्र से वह किन चीजों को आपके सामने लाकर रख देगा, रोग को, ऋण को, शत्रु को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको आपके सामने लाकर रख देगा। आप इन 3 चीजों से नित्य आप परेशान होंगे। और क्यों परेशान होंगे, क्योंकि वो आपके निज दोष के कारण रहेंगे, अपने दोष के कारण रहेंगे, यह नहीं कि कोई लाकर आपको दे देगा। दूसरा, यदि 8वां में चला जाए तो आप 8वां अचानक आपके जीवन में कष्ट आएंगे। और वो अचानक क्यों आएंगे, जैसे आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी से आपको निजात अर्थात छुटकारा पाना हो, तो उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसकी दवाइयां लेते हैं। और जब उसकी दवाई आप नहीं ले रहे हैं, उसका इलाज नहीं करा रहे हैं अपने दोष के कारण ही, तो वो बढ़ते चला जा रहा है। और जब बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, आपकी समस्या बढ़ जाएगी। एक छोटा सा घाव कैंसर तक चला जाता है। जो लोग पान मसाला वगैरह खाते हैं, वो पान मसाला कहाँ तक उन्हें पहुंचा देता है, एक दिन से, प्रतिदिन से, रोज से। वो कौन देगा, वो आपको 8वां भाव देगा। यदि कोई बुरी आदत आपने पकड़ ली है, क्योंकि बुरी आदत 8वां भाव है, आपने पकड़ ली है और उस आदत को आप देख रहे हैं कि उस आदत कारण आपको कष्ट होने वाला है, या वह आदत आपको आगे जाकर कहीं और ढकेलेगी, तो उस बुरी आदत को छोड़िए। क्योंकि वो आपके त्रिशांश कुंडली का लग्न का स्वामी 8वें में गया है, इस कारण भी है। यदि वो 12वें में चला जाए वो भी आपके लिए समस्या कारक है। आप अपने दूसरे कल्चर के लोगों से परेशान होंगे, क्योंकि आपका अपना कल्चर तो लग्न है, लेकिन दूसरा कल्चर, विदेश, जो पश्चिमी सभ्यता है, या जो अन्य लोग हैं जैसे मुस्लिम हो गए, या जो गिरजाघर से संबंध रखते हैं वो लोग हो गए, तो वो किन चीजों को देते हैं, वो अपने कल्चर से फिर आपको परेशान करेंगे, दूसरे कल्चर से आप परेशान होंगे, उससे भी आपको बचना है। इस कुंडली को यह भी मानकर चलिए कि आपके कर्मों को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, या फिर अपने कर्मों को आप कैसे ठीक करेंगे, वह भी आपको यह त्रिशांश कुंडली ही बताती है। जैसे प्रथम भाव है, प्रथम भाव आपकी अपनी कमजोरी है।
या फिर हम आत्मा को कह सकते हैं। आपकी अपनी कमजोरी कौन है? प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव का स्वामी तीर्थांश कुंडली का ही प्रथम भाव का स्वामी किस भाव में गया है, उस भाव के जो कारक तत्व हैं उन्हें देखिए। जैसे आठवां भाव है, आठवां भाव तो अनैतिकता को दर्शाता है, क्योंकि नैतिकता से 12वां हो रहा है वो, तो अनैतिकता को दर्शाता है, अनैतिक कार्य को दर्शाता है, उसे देखिए। दूसरा, जी, उसके बाद दूसरा आता है आपका दूसरा भाव। दूसरा भाव आपकी पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है। आप किससे परेशान रहेंगे? अपने परिवार से परेशान रहेंगे। अपने परिवार से क्यों परेशान रहेंगे? उसके लिए आप त्रिशांश कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी देखिए कि कहाँ बैठा है। जहां गया है उस भाव संबंधित आप अपने परिवार से ही परेशान होंगे। आपका परिवार ही आपको कष्ट में डालेगा, या फिर हम यह कहें कि आपका परिवार ही आपके लिए कमजोरी बन जाएगा। तीसरा भाव, तीसरा भाव हमारे आकर्षण को दर्शाता है, हमारी इच्छाओं को दर्शाता है। हमारा आकर्षण, फिर साथ में हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें तीसरा भाव दर्शाता है। और तीसरा भाव क्या है? पड़ोसी, जो पड़ोस के लोग होते हैं ना, उसे भी तीसरा भाव ही दर्शाता है। आपका पड़ोसी आपको परेशान करेगा, और किन कारणों से परेशान करेगा वो कौन बताएगा? वो आपका तीसरे भाव का स्वामी जहां बैठा है, या उस भाव में जो स्वामी आया है। आपको पता है कैसे देखना है, प्रारंभिक कक्षा में ही इस पे बात हम लोगों ने की थी। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव आपके चरित्र को दर्शाता है, या फिर हम यह कहें कि आपके चरित्रहीनता कौन है? चतुर्थ भाव है। तो एक बात और स्मरण रखिएगा कि आपके कुंडली का, त्रिशांश कुंडली का कोई वैद्य है, या कोई डॉक्टर है, या कोई बचाव है, वो चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव को ठीक रखिए। चतुर्थ भाव के स्वामी को देखिए, क्या वो इफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, त्रिषणाय के साथ है, 8 12 के साथ क्या गया है। 12 को छोड़िए, लेकिन 8 को अवश्य देखिए, क्योंकि कोई भी रोग जो डॉक्टर के समझ में आता है वो छठा भाव है। जब वो डॉक्टर के समझ से बाहर चला जाता है तो वो 8वां भाव है, और बिल्कुल ऊपर चला जाता है तो 12वां भाव है। जानते हैं। इसके साथ ही कोई बच्चा जैसे बीमार होता है ना, जैसे कोई बच्चा अभी जन्म लिया, और जन्म लेते ही क्या हुआ, वो बीमार है। अभी जन्म लिया है और 2 2 घंटे बाद पता चल रहा है कि बच्चे के हृदय में छेद है। क्या उसके कर्म के कारण है? क्योंकि हम लोग तो कर्म की फिलोसफी लेके चलते हैं, कर्म को मानकर चलते हैं। तो उसके कर्म के कारण ही है, लेकिन कौन से कर्म? जो पूर्व जन्म के कर्म है। तो उसके त्रिशांश कुंडली में आप देखेंगे लग्न का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बना रहा होगा। तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण अभी उसे दुख हुए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, तो यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो रहा है तो 36 40 के एज के बाद हो, जो 36 साल शनि का सर्कल पूरा हो जाए पूरे कुंडली पे, उसके बाद हो रहा हो, तो उसके निज खुद के कर्म के कारण है। लेकिन उससे पहले यदि कैंसर हो गया हो तो उसके पूर्व जन्म के दोष के कारण है, जो 8वां भाव है। पंचम, चतुर्थ हो गया पंचम भाव। पंचम भाव आपकी बुद्धि और संतान। आपकी संतान आपकी कमजोरी बनेगी, संतान से आप परेशान होंगे, या आपकी बुद्धि आपको परेशान करेगी। अब बुद्धि का जो स्वामी है वो अपने से 12वें अर्थात चतुर्थ भाव में चला गया, वो भी आपके लिए समस्यादायक है। जैसे आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में ही कि कौन से लग्न में कौन सा ग्रह अच्छा है या बुरा है, इसे भी वहां यहाँ अप्लाई करना है। यह भी देखना है कि क्या कोई ग्रह अपने से केंद्र या त्रिकोण में गया है तो अच्छा है। यदि वो अपने से केंद्र या त्रिकोण ना जाकर त्रिषणाय के साथ चला गया है, 8वें भाव के साथ चला गया, तो आपके लिए वो समस्यादायक हो जाएगा। छठे भाव की कोई गिनती ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि छठा भाव ही यहाँ एक्सप्लोर हो रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या जितने अवगुण है बस अभी छठा भाव है। कोर्ट केस, दुर्घटनाएं, पति पत्नी में सेपरेशन, अलगाव, यह सभी छठा भाव है। यह भी ध्यान रखिएगा कि जब आपके कुंडली में
जैसे विषुवंती दशा को लेकर हम लोग चलते हैं, तो विषुवंती दशा में जो ग्रह एक्टिव है वो त्रिशांश कुंडली में किन भावों को लेकर एक्टिव है, वह भाव आपके जीवन में कष्ट को दे ही रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जब हमने ज्योतिष की शुरुआत की थी तो हमारा जो टीचर थे उन्होंने कहा कि भाई, हमने भृगुनंदी नाड़ी शुरुआत की, बीएनएन शुरुआत की थी, तो उन्होंने कहा कि वैदिक को में क्यों जाना, वैदिक में तो 50 चार्ट है, और उन 50 चार्ट में आप जाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको समस्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, वो अपने स्थान पर सही थे, उनकी जो अपनी सोच थी। लेकिन जब हमने इस पे काम किया और गुरुदेव के साथ फिर हमने काम किया, तो यह पता चला कि यह जो पराशरी है, अर्थात जो वैदिक ज्योतिष है, इससे बड़ा कोई ज्योतिष नहीं है। हर उन चीजों के बारे में ये बात करता है अलग अलग कुंडलियों पे, कि क्या आपको परेशानियां आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और खासकर सबसे ज्यादा ये बात करता है तो आपके कर्म के ऊपर बात करता है। कर्म को लेकर हम लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा कोई शास्त्र है तो बीएनएन है, भृगुनंदी नाड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा कोई शास्त्र है तो वो पराशरी है, और पराशरी से ही सब कुछ आया है। वो बीएनएन हो, केपी हो, जितने भी साइंस हैं, जैमिनी हो, कहीं ना कहीं सब पराशर से ही जुड़ा है। जननी पराशर ही है। सप्तम भाव, सप्तम भाव आपका समाज है। समाज क्यों है? ठीक लग्न से अपोजिट है, तो सामाजिक कष्ट, और समाज में क्या हम करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो व्यावहारिक कष्ट वो आपको कौन देगा, सप्तम भाव देगा। और सप्तम में कौन ग्रह बैठा है, क्या स्वामी है, उसके अनुसार वो देगा। आठवां भाव, छठे भाव के कष्ट को आठवां बढ़ा देता है। छठे से आठवां जाइए, कौन सा भाव मिलेगा, एक दो तीन, तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का है, साहस का है। एक बात और मानिएगा कि इस कुंडली में, त्रिशांश कुंडली में, हर भाव की जो नेगेटिव चीजें हैं उसे सामने रख लीजिए। तो तीसरा भाव तो यहाँ साहस दर्शा रहा है कि भाई साहस है, लेकिन तीसरा भाव जब साहस दिखा रहा है तो साहसहीनता, साहस की कमी कौन दिखाएगा, तीसरा भाव ही दिखाएगा। कमजोरी कौन दिखाएगा, तीसरा भाव ही दिखाएगा। तो छठे की कमजोरी आपको कौन बताएगा, आठवां बताएगा। कोर्ट केस में फंसे हैं तो किन कमजोरी के कारण फंसे हैं, वो भी आपको आठवां तय करेगा। नवम, तो नवम को हम भाग्य मानते हैं, लेकिन यहाँ भाग्य का बाधक बन जाएगा नववा भाव। कौन बन जाएगा, भाग्य का बाधक बन जाएगा। हम नवम को आशीर्वाद में मानते हैं, यह श्राप बन जाएगा। भगवान के आशीर्वाद में यदि कोई मैलेफिक प्लैनेट वहां चले जाएं तो भगवान के आशीर्वाद में आने में समस्या खड़ी कर देगा आपके लिए। भगवान का जो आशीर्वाद है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके जो बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचने देगा। नवम भाव इन तरीके से कार्य करेगा। नवम भाव यदि खराब कंडीशन में आ जाएगा, सलाह लेने जाओगे आप कि भाई क्या मेरे भाई से झगड़ा हो गई है, क्या उसके ऊपर कोर्ट केस कर दें, तो जो अच्छे व्यक्ति होंगे, जो अच्छे सलाहकार होंगे, वो कहेंगे नहीं, नहीं करना है। खुद भी फंसोगे, और नवम से दसवां, छठा भाव कदम भी जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अच्छे सलाहकार नहीं होंगे वो आपको क्या कहेंगे, अरे भाई कर दो, बहुत तंग कर रहा है, बहुत तबाह कर रहा है तुम्हें, कर दो कर दो। फिर जहां अच्छे सलाह आपको मिलने चाहिए वहां आपको बुरे सलाह मिल जाएंगे। दसम भाव, पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, पूर्व जन्म के कर्म। अष्टम भाव पूर्व जन्म के जो दोष हैं वह, और दसम भाव इस जन्म के दोष, इस जन्म के कर्म। इस जन्म के कर्म आपने कैसे किए हैं और इस जन्म के कर्म के अनुसार आपको क्या मिलेगा, वो कौन बताएगा, यही भाव बताएगा। तो यहाँ भी थोड़ी सावधानियां बरतनी है। एकादश, एकादश, तीन, सात और 11, छठे से छठा। और जब आपने त्रिसराय को पढ़ा होगा तो आपने यह पढ़ा होगा कि 11वां भाव सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक कोई भाव है तो एकादश है।
क्यों है एकादश? जैसे हमारे शास्त्रों ने रत्न को रत्न कहा है, पैसे को द्रव्य कहा है, स्त्री को भी रत्न की उपाधि दी है। अब किसी प्रकार का लोभ हो, धन का लोभ हो, मन का लोभ हो, अर्थ का लोभ हो, स्त्री का लोभ हो, कोई भी लोभ हो, वो लोभ आपको कौन देता है? एकादश भाव देता है। लोभ लालच में पड़कर आप कुछ भी करते हैं। क्या आप कोर्ट केस करते हैं तो क्या आप न्याय के लिए करते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उसमें आपका स्वार्थ होता है। स्वार्थ कौन है? एकादश भाव है। इस कारण ही आपको यह समस्या में डालता है। तो किसी प्रकार का लोभ आप कर रहे हो तो उस लोभ को कौन ठीक करेगा? कौन आपको बताएगा? एकादश भाव बताएगा। और 12वें की बात करें तो जब ही सबसे पहले अभी हमने 12वें की बात की। दूसरा कल्चर, विदेश, दूसरे कल्चर के लोग, जैसे जो मुस्लिम हैं या जो गिरजाघर जाते हैं वो लोग हैं, उनसे आपको समस्या होंगी। तो ये कौन है? ये सभी आपको 12 भाव जो है वो भी आपको समस्या में डालता है। तो सबसे पहले त्रिशांश कुंडली में यह देखिए कौन सा भाव का स्वामी पिट रहा है और कौन सा स्वभाव का स्वामी नहीं पिट रहा। कौन से कर्म को सुधारने हैं। क्योंकि देखिए यह प्रथम भाव नहीं, हर भाव आपको बता रहा है कि आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं। अब पंचम भाव पिटा हुआ है तो बता रहा है कि आपके अंदर बुद्धि की कमजोरी है, उसे ठीक करना है। एकादश पिटा हुआ है तो बता रहा है कि आप लोभ बहुत करते हैं, उस लोभ को ठीक करना है। वो तुलसीदास जी का दोहा है ना, उसे ध्यान में रखना है। अब हमने बात की थी कि यह किस पे बात करता है? पंच तत्वों पे बात करता है। जो 5 प्रकार के तत्व हैं उन पे बात करता है। सूर्य चंद्र को साइड रख लीजिए। सूर्य के लिए मंगल और चंद्रमा के लिए शुक्र। पंच तत्व में सबसे पहले कौन आते हैं? अग्नि। एक सबसे पहले रेमेडी मैं आपको बता दूं, फिर भूल जाए तो। आपके लग्न का स्वामी, आपके त्रिशांश कुंडली के लग्न का स्वामी जो है, उस जो जिस भी तत्व से वो जुड़ा हुआ है, उस तत्व को पहले बैलेंस कीजिए अपने शरीर में और अपने मन में। दूसरा, आपके त्रिशांश कुंडली का जो लग्न है उसे देखिए, उसके लग्न का स्वामी कौन है। यदि उसके लग्न का स्वामी सूर्य है तो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन कीजिए, वो आपके त्रिशांश कुंडली को बहुत बैलेंस कर देगा। यदि चंद्रमा है तो अपनी मानसिक स्थितियों को ठीक रखिए और भगवान शिव के ऊपर जल अर्पण कीजिए। यदि मंगल है तो मंगल के लिए घी का दीपक जलाइए। यदि बुध है तो बुध के लिए मंत्र जप कीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए। यदि बृहस्पति है तो बृहस्पति के लिए ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यदि त्रिशांश का स्वामी जो त्रिशांश शेष है वह आपका शुक्र हो रहा है, तो जहां भी जाइए किसी पंडित जी को पकड़ लीजिए और उनसे अनुष्ठान करवा लीजिए। ब्राह्मण को आप गुरु से देखते हैं कि ब्राह्मण गुरु है, लेकिन कभी शुक्र से भी जोड़कर ब्राह्मण को देखने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव बृहस्पति सब सब तो सब कुछ देते हैं, लेकिन जो राजा बलि थे, जिसके दरवाजे पे कहा जाता है, जो पुराणों में लिखा है कि आज भी भगवान उनके दरवाजे पे पहरेदार बनकर बैठे हैं, भगवान विष्णु। किसके कारण? किसके शिक्षा के कारण? वो शुक्र है। हजारों यज्ञ राजा बलि ने किए, किसने कराया? शुक्र ने कराया। तो इसलिए शुक्र यदि त्रिशांश कुंडली का स्वामी है तो अनुष्ठान कीजिए। पंडित जी को बुलाइए, उनसे अनुष्ठान कराइए। जहां पंडित जी यदि किसी तीर्थ स्थल पे गए हैं वहां अनुष्ठान कराइए। पंडित जी के पास जाइए, अनुष्ठान कीजिए। स्वयं मंत्र जप कीजिए और मंत्रों का अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब है कि कम से कम 1.25 लाख 2.5 लाख मंत्र जप होने चाहिए, वो अनुष्ठान वो कीजिए। यदि शनि है
तो शनि के लिए आप उपयोग में लेंगे प्राणायाम को। शनि कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। प्राणायाम कीजिए। जब आप ध्यान करते हैं तो आप किससे जुड़ते हैं? आकाश तत्व से जुड़ते हैं। इसलिए वहां पे आप बृहस्पति आ रहे हैं। घी का दीपक जलाएंगे तो कौन है? वो अग्नि है। आप कोई अनुष्ठान करेंगे तो वो कौन आ रहा है? वहां जल तत्व आ रहा है। बुद्ध मंत्र जप है। मंत्र जप कौन सा है? पृथ्वी तत्व है। तो ये पांच तत्वों को आपको बैलेंस करना है। अग्नि तत्व मंगल, मंगल के बाद बुध पे आ जाइए। अग्नि तत्व के बाद आप सीधा चले आइए वायु तत्व पे। वायु तत्व शनि। और वायु तत्व के बाद आप चले आइए आकाश तत्व पे। आकाश तत्व वायु तत्व के बाद चले आइए आकाश तत्व पे। आकाश तत्व कौन है? गुरु। आकाश तत्व के बाद आप चले आइए पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व कौन है? बुद्ध। और बुद्ध के बाद आप चले आइए लास्ट जल तत्व पे। जल तत्व है शुक्र। क्योंकि जब तक आप अग्नि को बैलेंस नहीं करते, एक तो नियम बनाइए अपने जीवन का। हवन नित्य किया कीजिए। या तो खुद हवन कीजिए या लोगों को हवन कराइए। अब हवन कराना क्या है? हमारी जो क्षुधा है, हमारा जो पेट है, उसमें भी एक अग्नि जल रहा है प्रतिदिन। उस अग्नि को भी हम आहुति देते हैं, जो भोजन के रूप में देते हैं। तो जो गरीब लोग हैं या फिर इस संस्था से, वहां जाकर आप लोगों को भोजन कराइए। एक दो व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन कराइए, या तो प्रतिदिन आप खुद हवन कीजिए। दूसरा, मंत्र जप प्रतिदिन कीजिए। पांच चीजें हैं। सबसे पहले अग्नि तत्वों को कंट्रोल कीजिए। जैसे हम इन पांच ग्रहों को कहाँ देख रहे हैं? त्रिशांश कुंडली में। और त्रिशांश कुंडली अधिष्ट कारक ही है। अब अग्नि तत्व अर्थात मंगल आपका 6 8 12 का स्वामी हो गया, या त्रिषडाय आपका त्रिशांश कुंडली में हो गया, या वो ज्यादा बली हो गया। क्योंकि इसमें निर्बल है तो बहुत अच्छा है, ज्यादा बली हो गया तो क्या होगा? वो आपके लिए समस्या खड़ी कर देगा। क्या समस्या आपको देगा? आप अनैत गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, कोर्ट केस में फंसेंगे, बिना मतलब गुस्सा करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। और यदि आपके त्रिशांश कुंडली के 8वें का स्वामी मंगल हो गया, या 8वें में मंगल बैठा हो गया, तो ये गुस्सा कहाँ का है? पूर्व जन्मों का दोष है। तो सबसे पहले इसे कंट्रोल कीजिए। स्वयं के कर्म से आप इसे कंट्रोल करेंगे। एक घी का दीपक जलाइए, प्रतिदिन हवन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। उसके बाद आते हैं मंगल हो गया। मंगल के बाद आइए शनि के ऊपर। शनि वायु तत्व। अब शनि वायु तत्व है। पतंजलि योग में इसे क्या कहा गया है? यम कहा गया है। यम अर्थात काल, समय। तो सबसे पहले अपना डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। 3 प्रकार के जो दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, कौन कौन से हैं? पित्त, वात और कफ। तो ये वायु तत्व क्या देगा आपको? वात देता है, वायु देता है। अब वायु तत्व से शरीर में क्या पीड़ा होती है? जैसे जो ज्वाइंट पेन है, या कहीं दर्द हो रहा है, अचानक दर्द हो गया, वो क्यों होता है? गैस से ही होता है ना। वो गैस क्या है? वायु है। कहीं भी चला जाएगा, उससे आपको परेशानी होगी। तो अग्नि को ठीक कीजिएगा तो वायु ठीक होगी। अब अग्नि हवन है, और हवन का तात्पर्य भोजन से है। अब भोजन आप क्या ले रहे हैं, पहले उसी पे फोकस करना है कि भोजन कैसा है आपका। शुद्ध है, स्वच्छ है या नहीं है। यदि वो शुद्ध स्वच्छ नहीं है तो वो किससे इंटरलिंक हो जाएगा? राहु से। और जब मंगल और राहु एक साथ आते हैं तो कौन सा योग बन जाएगा? अंगारक योग बन जाएगा। तो पहले अपने भोजन को स्वच्छ कीजिए और शुद्ध कीजिए, और उसके बाद उसका आप ग्रहण कीजिए। वो एक अग्नि तत्व को सही करेगा, आपका भोजन। अग्नि तत्व के बाद जब अग्नि तत्व आपका बैलेंस हो जाएगा, तो एक समस्या होती है पीत की। पीत की समस्या ठीक रहेगी, जिसे एसिडिटी कहते हैं। ये ठीक होगा तो फिर दूसरा आते हैं वायु के ऊपर, वायु तत्व।
अब वायु तत्व जो है वह हमें अनेक प्रकार के रोगों को देता है। जैसे अनिद्रा है, नींद ना आना, वो कौन है? वायु तत्व है। नींद ना आने की बीमारी वायु तत्व से होती है। वायु तत्व यदि इनबैलेंस हो तो व्यक्ति को नींद नहीं आती। वायु तत्व को बैलेंस कीजिए। वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए बहुत सी दवाएं भी हैं, जैसे गैस की दवा या अन्य चीजों की दवा है, उस दवा को भी लीजिए। तो वायु तत्व, वायु तत्व के बाद फिर तीसरा आपका आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि विचरण, आकाश नॉलेज है, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अग्नि तत्व के बारे में हमने बात की कि अग्नि तत्व खराब क्यों होता है। आप अनैतिक कार्य करते हैं, साथ ही इन चीजों को करते हैं, गुस्सा, वाद विवाद, ये सारी चीजें हैं। वायु तत्व आपके खान पान से खराब होता है, आपके डिसिप्लिन से नहीं कार्य करने से खराब होता है। उसके साथ ही अनिद्रा, अर्थात रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक आप फोन देख रहे हैं, उससे भी आपको समस्या होती है। ओवर थिंकिंग वायु तत्व आपको देता है। दुख वायु तत्व आपको देता है। दर्द वायु तत्व आपको देता है। इससे भी आपको बच के रहना है। इस पे भी ज्यादा फोकस अपने को नहीं करना है, यदि करेंगे समस्या आपको होगी। अब हम बैठे हैं, ऊपर फैन चल रहा है, अब एकाएक ध्यान में आ जाए पंखा तो नीचे गिर जाएगा, ये क्या ओवर थिंकिंग है? वायु तत्व है, इसे कंट्रोल कीजिए। वायु तत्व के बाद आकाश तत्व। आकाश तत्व नॉलेज है। नॉलेज अच्छी भी होती है, नॉलेज बुरी भी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बम बनाने के लिए सीखते हैं कि बम कैसे बनाया जाता है, वो अच्छी नॉलेज है या बुरी नॉलेज है? तो जो अच्छी नॉलेज आपको ग्रहण नहीं आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके त्रिशांश कुंडली में गुरु खराब है, गुरु अच्छी जगह प्लेस नहीं है, इसलिए आप अच्छी नॉलेज ग्रहण नहीं करते हैं। तो अपने नॉलेज को पहले रिफाइन कीजिए, यदि गुरु खराब है तो। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आप किस चीज के लिए किस ग्रह को उपयोग में ले रहे हैं। जैसे आपका अग्नि तत्व ठीक है, आगे बढ़िए। वायु तत्व ठीक है, आगे बढ़िए। आकाश तत्व गड़बड़ है तो आकाश तत्व को ठीक कीजिए। लेकिन आपका कोई भी तत्व सही नहीं है। यदि आपका जल तत्व सही नहीं है तो अग्नि तत्व से आइए कि अग्नि तत्व ठीक कीजिए, वायु तत्व ठीक कीजिए, वायु के बाद आप आकाश, आकाश के बाद पृथ्वी, उसके बाद जल पहुंचिए। जब आप अच्छे नॉलेज को ग्रहण करते हैं, अच्छी चीजें आपके अंदर आती हैं, तो आपका विचार अच्छा होता है, आपका व्यवहार अच्छा होता है, आप नैतिकता के मत पे चलते हैं। आकाश क्या है? स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके सोच बदलते हैं, आपका विचार बदलता है, आप नीति के साथ कार्य करते हैं। ये सब क्या है? आकाश तत्व है। इसे बेहतर कीजिए। देख लीजिए कुंडली में, अभी एग्जाम्पल में 1-2 कुंडली को लेकर हम समझने का भी इसे प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, कौन सा तत्व हमारे पास फिर आया? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी क्या है? स्टेबल है, स्टेबिलिटी देता है। कभी आपने पृथ्वी तत्व में पढ़ा होगा मूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। मूवमेंट के साथ जो स्थिर अवस्था में रहे, वास्तु में पढ़ा है आपने कि जो मूवमेंट के साथ स्थिर अवस्था में रहे, वो कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। तो वो पृथ्वी तत्व आपका बेहतर होना चाहिए। इसे आप वास्तु से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मंगल अग्नि तत्व, साउथ ईस्ट। वायु तत्व आपका, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसे देखिए आप, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व। इसे भी आप देखेंगे और समझेंगे कि घर के अंदर भी इन्हीं दिशाओं को यदि हम ठीक रखते हैं तो हमारा तत्व बैलेंस रहेगा, क्योंकि तत्वों पे जीवन चलता है। पराशर ऋषि एक शिष्य थे जिन्हें पढ़ना था तत्व के बारे में, वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी बोले कि आप चले जाइए मेरे पिता पराशर ऋषि के पास, और वही आपको तत्व के बारे में बता सकते हैं। तो तत्व के सबसे बड़े जानकार कोई हुए ऋषियों में, तो ऋषि पराशर हुए, और उन्होंने ही बृहत पराशर होरा शास्त्र की रचना की है।
हर जगह आपको कुछ ना कुछ कोड मिलता है। उस कोड को यदि डिकोड करते हैं तभी आप बहुत सी चीजों को समझ पाते हैं जीवन में। आकाश के बाद पृथ्वी आ गया तो आप अस्टेबल होंगे। अस्टेबल होंगे तो आपकी बुद्धि ठीक होगी, तो आप कार्य को अच्छे से करना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आपका आता है जल तत्व, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। जल तत्व क्यों है? क्योंकि चंद्रमा भी है यहाँ और शुक्र भी है यहाँ। आप जितनी परेशानियां आती हैं वो जल तत्व ही है। मानसिक परेशानी हो, जल तत्व है। क्योंकि 70% हमारे शरीर में जल होता है, और वो जल किसी भी प्रकार इधर उधर चला जाए तो आपके लिए समस्या खड़ी करता है। रोग कौन देता है? जल तत्व देता है। संबंध को कौन बिगाड़ता है? जल तत्व ही बिगाड़ता है। दाम्पत्य जीवन जल तत्व है। अनैतिक चीजों का अभ्यास करना वो जल तत्व है। तो ये 5 ग्रहों को, जो 5 एलिमेंट हैं, इसे आपको ठीक रखना है। अब इसे ठीक रखने के कुछ अलग सिद्धांत भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कुछ अलग सिद्धांत क्या है? आपने सुना होगा कभी पंचदेव, पंचदेवता के बारे में आपने कभी सुना होगा। पंचदेवता होते हैं, ठीक है। तो जो पंचदेवता हैं वो कौन कौन है? गणेश हैं, माँ दुर्गा हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, और सूर्य है। ये पंचदेव हैं। तो गणेश को देखिए, गणेश पृथ्वी तत्व, स्थूल है वो। वहां से फिर आप आगे बढ़िए, शिव वायु तत्व। उससे फिर आगे बढ़िए, विष्णु आकाश तत्व। उससे फिर आगे बढ़िए, माँ दुर्गा आ गई, जल तत्व। उससे फिर आगे बढ़िए, सूर्य अग्नि तत्व। तो यदि इन पंच देवताओं की भी पूजा नित्य आप अपने घर में कर रहे हैं तो भी आपके पंचभूत, एक पुस्तक है नित्य कर्म पद्धति पूजा प्रकाश, उसे ले लीजिए, गीता प्रेस से छपती है। और उसे लेके उसे पढ़िए। उसमें पंच देवताओं के मंत्र लिखे गए हैं, पंचभूतों के बारे में बताया गया है, वो पंचभूत अर्थात पंच तत्वों के बारे में। उस पुस्तक को लेके उसे समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे तो आप कहेंगे कि भाई वो कर्मकांड का है, तो कर्मकांड का कैसे हम पढ़ें, क्या करें, लेकिन वो कर्मकांड की पुस्तक नहीं है। वो पुस्तक आपको बेहतर बनाने के लिए है। आप किस कर्मों को, क्योंकि क्या इसका नाम है नित्य कर्म पद्धति पूजा प्रकाश। आपके नित्य कर्म कैसे होंगे उसके बारे में कार्य करता है। उसे समझने का प्रयास कीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, काम क्रोध काम बात कफलोह अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। राहुल जी, हमने बहुत पहले इस पे बात की थी, इस दोहे पे। जी सर। काम बात कफलोह अपारा, वहां भी ये यही इंडिकेट कर रहे हैं कि यदि इन्हें बेहतर कर लिया जाए, इन पंच तत्वों को ठीक कर लिया जाए, तो आयुर्वेद के जो 3 सिद्धांत पे पूरी आयुर्वेद चलती है, पीत कफ और बात, बात पीत कफ, इसे ठीक कर लिया जाए तो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाए। सबसे पहले योग में नियम आता है, नियम के बाद आसन आता है, आसन के बाद प्राणायाम आता है। तो सबसे पहले नियम को ठीक करना है। नियम कौन सा भाव है कुंडली में? दूसरा भाव है। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? तीसरा भाव आसन की ओर। तब आप चतुर्थ भाव प्राणायाम पहुंचते हैं। और जब तक आप नियम नहीं करेंगे तब तक आपका आसन नहीं ठीक होगा। जब तक आसन ठीक नहीं होगा तब तक आपका प्राणायाम ठीक नहीं होगा। तो पहले अपने जीवन में नियम को हमें बेहतर करना है, ठीक करने की आवश्यकता है। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए,
वैध बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। अब चिंता के स्थान पे आप अपने कर्म को रख लीजिए। ठीक है। अब एक कर्म क्या है? जो हम अनैतिक कार्य करते हैं वही कर्म है, और इन कर्मों को हम जब तक नहीं सुधारते हैं तो हमें नित्य वो परेशान करता ही रहता है। ठीक है। चलिए एक दो कुंडली लेकर अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे, चलिए सबसे पहले इनसे शुरुआत किया जाए। अब इनकी कुंडली में देखिए, D30 का लग्न का स्वामी कहाँ है? तो लग्न का स्वामी कहाँ है? पंचम में है। क्या उसका संबंध 3 6 11 से हो रहा है? हो रहा है। अब जिन परेशानियों में पड़ते होंगे वो स्वयं के दोष के कारण है। स्वयं के दोष के कारण। इन्हें किस एलिमेंट को बेहतर करना है, कौन सा एलिमेंट है जिसे इन्हें इन्हें ठीक रखने की आवश्यकता है? वो है जल तत्व। और जल तत्व को ठीक रखने के लिए इन्हें कहाँ से आना होगा? अग्नि तत्व से आना होगा। जल तत्व ठीक रखेंगे, इनके लिए ठीक रहेगा। दूसरा, इनके लग्न का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो इन्हें नित्य कोई ना कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहने चाहिए, करवाते रहने चाहिए। तो उससे इनका जीवन सुव्यवस्थित रहेगा, ठीक रहेगा। अब लग्न का स्वामी आपको पिटता हुआ दिख रहा है, कहीं पिट रहा है वो? लग्न का स्वामी पिट रहा है, किससे पिट रहा है? गुरु से पिट रहा है। कहाँ बैठा है? बुद्धि के भाव में बैठा है। तो ये दो एलिमेंट तो इनके सामने आ गए, जल और आकाश। इन दोनों को ठीक करने की आवश्यकता है इन्हें। पंचम भाव संबंधित कोई परेशानियां आती है राहुल जी आपको? बताइएगा। ऐसा तो नहीं सर, ज्यादा कुछ। सही, ठीक है। एकादश भाव, लोभ। वो तो नॉर्मल है सर, वो तो सब रहता ही है सबका। नॉर्मल है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ज्यादा होता है, नॉर्मल। कहीं कम होता है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं। ठीक है। इसमें भी ध्यान देना है। हाँ, पाप ग्रह जो हैं मंगल हैं, शनि राहु केतु। इसे देखिए, जैसे इनके छठे भाव में मंगल और शनि बैठे हैं। ठीक है। छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके कुंडली में। D30 में बहुत ही महत्वपूर्ण छठा भाव है, छठे भाव में बैठे हैं। और छठे भाव में बैठा कौन है? तो नवम का स्वामी बैठा है, दसम का स्वामी बैठा है, 12वें का स्वामी बैठा है, और 7वें का स्वामी बैठा है। यहाँ पे युति किसकी बन रही है? 7 और 9 की बन रही है, 12 की बन रही है। 7 9 12 और 10। 7 9 10 और 12, इनकी युति यहाँ पे हमें दिख रही है। अब ये युति क्या बताएगी? ये युति बताएगी भाई समाज संबंधित भी इन्हें कष्ट आएगा। एक बात और स्पष्ट याद रखिएगा राहुल जी, जब भी आपके कुंडली में मार्स की दशा, सैटर्न की दशा, मून की दशा एक्टिव होगी, वीनस की दशा, तो आपको समस्या वो देगा, निश्चित रूप में वो समस्या देगा। जैसे इनके त्रिशांश कुंडली का जो लग्न है वो इनके कुंडली के एकादशवें भाव से इंटरलिंक हो रहा है। तो जिस लोभ पे हमने बात की थी उस पे इन्हें विशेष ध्यान देना होगा। एकादश भाव पे समाज की सेवा इन्हें करनी होगी।
इन्हें एनजीओ से जुड़कर कार्य करना होगा, तो इनके लिए वो ठीक रहेगा। और जल तत्व को ही बैलेंस करना होगा, वास्तु से और अपने शरीर में भी। वास्तु से जल तत्व को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, NW से ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ इनके कुंडली में देखिए, जो लग्न का स्वामी है वो कहाँ गया है? D30 में। लग्न का स्वामी चंद्रमा अष्टम में गया है। इनके पूर्व जन्म के दोष के कारण भी इन्हें समस्याएं आती हैं। जन्म के बाद कोई ऐसी परेशानियां आई राहुल जी आपके जीवन में जिसे आप समझ नहीं पाए, या फिर लगा भाई कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं तो कुछ किया नहीं। अभी आपकी दशा तो हमने बहुत सारी देखी थी सर। नहीं। हाँ, अभी तो आपकी दशा हमने नहीं सर, देखी पहले नहीं तो है। बहुत सारी थी। ठीक है। हम्म। अब वो कब आया होगा? जैसे आपका, जैसे चंद्रमा की दशा आपकी कैसी रही बताइए? चंद्रमा की महादशा कैसी रही? अच्छी रही या क्या रही, या कुछ में कोई समस्याएं रही? ज्यादातर तो नॉर्मल ही थी सर। तो एक पद्धति और, जैसे 11 12। एक पद्धति और समझिए दशा को देखने के लिए, कि आप एलिमेंट से जोड़कर दशा को कैसे देखेंगे। एलिमेंट से जोड़कर दशा को देखने का तात्पर्य है, महादशा किसकी चली? चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? जल तत्व है। अब चंद्रमा के अंदर कौन आ गए? मंगल आ गए। तो 22/3/2012 से 21/10/2012 तक इनका जो जीवन होगा वो अस्त व्यस्त रहा होगा। अब क्यों रहा होगा? क्योंकि पहले तो छठा भाव D30 का हो गया, और दूसरा जल के अंदर कौन आ गया? अग्नि आ गया। क्या दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है? नहीं है। समस्या आ जाएगी वहां। ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी हमारे तत्व हैं, जो हाँ एक हाँ, दूसरे के अपोजिट है, उनकी बिल्कुल वो भी उस तरह से बिल्कुल सेम काम बिल्कुल, करेंगे। उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। आपसे लगा कर देखिए। जल तत्व और पृथ्वी तत्व में बनती है? हाँ। नहीं बनती। 22/3/2017 से 21/8/2018 तक इनके जीवन में परेशानियां रही होंगी। और किस प्रकार की परेशानियां रही होंगी? इनके परिवार ने इन्हें परेशान किया होगा। इनके परिवार ने इन्हें किसी प्रकार, इन्हें कुटुंब ने इन्हें परेशान किया होगा, धन के कारण इन्हें परेशानियां रही होंगी। क्यों? क्योंकि D30 में मरकरी कहाँ बैठा है? दूसरे भाव में बैठा है। और चंद्रमा जल तत्व है, और चंद्रमा के अंदर पृथ्वी तत्व आई है। वो समस्यादायक इनके लिए रहेगा। हम्म। ठीक है। जैसे मून के अंदर तो वीनस आए। अभी प्रेजेंट में देखिए मंगल चल रहे हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं? छठे में बैठे हैं। ठीक है। अभी मंगल के अंदर 20/12/10/2023 से सैटर्न चल रहे हैं। शनि कौन सा तत्व है? वायु वायु तत्व। तत्व। अग्नि तत्व और वायु तत्व में दोनों में मित्रता है। बताइए। ज्यादातर नहीं सर। क्या है दोनों में? दुश्मनी है? जी। अग्नि तत्व और वायु तत्व में दुश्मनी है या मित्रता है? बताइए।
जी गुरु जी, अग्नि को वायु बनाएंगे। फिर नहीं मित्रता होगी ना फिर तो। नहीं नहीं। क्रिएशन को पढ़े थे तो वास्तु में या उसे भूल गए? डिस्ट्रॉयर है सर। क्रिएशन को पढ़े थे और डिस्ट्रॉयर को पढ़े थे या भूल गए? सबसे जी पहले सर। कौन सा तत्व है? जल तत्व। जल तत्व के बाद? पृथ्वी तत्व। वायु तत्व। वायु तत्व के बाद? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पृथ्वी तत्व, आकाश। फिर आकाश तत्व। इसे पीछे से लेके चलिए। आकाश, जल के बाद पृथ्वी। आकाश, आकाश के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पृथ्वी का अग्नि, अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद वायु। जल। ठीक है। तो दोनों में मित्रता नहीं है, ना ही दोनों में शत्रुता है। दोनों में है क्या? वायु अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि को वायु बढ़ाता है, लेकिन वायु को अग्नि शांत भी करता है। तो स्थिति के हम हिसाब लोग से है सर। हम लोग पेरेंट के बारे में भी पढ़े थे वास्तु में। ठीक है, कौन किसे बना रहा है, कौन किसे शांत रखेगा, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। लेकिन कॉमन सेंस को यदि हम लेके चलें, तो जहां हमारे घर में अग्नि तत्व बढ़ा हो, क्या वहां वायु तत्व को ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, ना। क्योंकि वायु तत्व और उसे बढ़ा देगा। हमें वहां पृथ्वी तत्व को लाना होगा। तो अभी जो स्थितियां चल रही है मार्स अर्थात अग्नि तत्व के अंदर वायु तत्व चल रहे हैं आपके कुंडली में, तो वो आपके लिए समस्यादायक ही रहेंगे, ना कि वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अग्नि वायु साथ में मिल जाएगी, अग्नि बढ़ जाएगी, अग्नि बढ़ जाएगी तो बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी। अब आप कहोगे कि भाई मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। अब आपके जीवन नहीं में नहीं सर, इसलिए नहीं नहीं चलने का रीजन है क्योंकि आप दोनों से जुड़े हुए हैं। आप क्या काम करते हैं बताइए? इलेक्ट्रिकल और इंजीनियर हैं आप? बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिकल हैं? हाँ। नौकरी कर रहे हैं? हाँ। ठीक है। घर से दूर हैं? जी। ये क्या है, यहाँ पे आप यूटिलाइजेशन को लेकर चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे समस्याएं नहीं दिख रही। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति होता तो उसके जीवन में समस्या रहती। अग्नि को जब वायु बढ़ा रहा है तो वो नेगेटिव वे में बढ़ा रहा है या पॉजिटिव वे में बढ़ा रहा है? तो यहाँ आपके D30 के अनुसार नेगेटिव वे में बढ़ा रहा है। अब नेगेटिव वे में बढ़ाने का कारण क्या होगा? आपका अग्नि तत्व तो परेशान होगा। अग्नि तत्व तो परेशान होगा, क्रोध, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, झूठ के लफड़े, जमीन के वाद विवाद, इन सब में आप फंसते चले जाओगे। इसके बाद आपका आ जाएगा 20/11/2024 से। उसके अंदर कौन आ जाएंगे? पृथ्वी आ जाएंगे, अग्नि के अंदर पृथ्वी। आप क्या हो जाओगे? आप स्टेबल हो जाओगे, ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी वहां पे। तो दशा को भी आपको देख के, दशा को इस तरीके से भी देखने का प्रयास कीजिए और दो चार दस कुंडली पे लगा के देखिए कि क्या चीजें ये बता रही हैं। कोई बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जब नक्षत्र पे बात करेंगे तो नक्षत्र से हम नव तारा को भी इंटरलिंक करेंगे कि दशा में कैसे देखते हैं नव तारा को, क्योंकि वो नक्षत्र का ही पार्ट है। जब तक आप नक्षत्र को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। और उसी वक्त हम लोग D27 को भी और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे कि भाई D27 कैसे कार्य करता है कुंडली में। ठीक है। यहाँ विपिन दीवान जी मौजूद हैं। लता जी, आपकी कुंडली हमारे पास है क्या? जी गुरु जी, नहीं है, मैं डिटेल डाल दूंगी आज। ठीक है, धन्यवाद। किसी और की कुंडली लेने से बेहतर है जो क्लास में है उनकी कुंडली ही सामने रखा जाए। जैसे नीच के गुरु जी दोष विपिन आप जी ले क्यों? लीजिए ना सर। हम्म। विपिन जी की ले लीजिए, वो बोल रहा था। क्या विपिन जी बताइए? मैं अपनी डिटेल बताऊं गुरु जी? देख रहे हैं, यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे पूछ लेंगे।
विपिन, आप ही हैं? देखिए आप ही का चार्ट है। आप ही का है। हाँ जी, मेरा ही होगा। ठीक है। राहुल जी, जैसे आपके निज दोस्त, इन दोस्त आप, क्या दोस्त आपके खुद के हैं? तो अभी तो भाई क्लास चल रही है, तो इसमें तो निज दोस्त की आपकी नहीं बात करेंगे हम। ठीक है। लेकिन जल तत्व कोई को बात नहीं बेहतर सर। करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जल तत्व को ठीक कीजिए आप। विपिन जी, जैसे आपका है D30, तो सबसे पहले जिस पे हमने बात की थी उसी पे आते हैं कि आपका भी एकादश भाव ही D30 में उदय हो रहा है। ठीक है। उसके साथ आपके लग्न का स्वामी सूर्य कहाँ गया है? वो छठे में चला गया है, वो आपके लिए समस्यादायक है। आपके निज के दोष की बात करें हम, तो वहां शनि बैठा है। शनि वायु तत्व है, अर्थात वायु तत्व संबंधित जिस पे हमने बात की, दर्द पीड़ा नींद ना आना, ये क्या है? आपके निज के दोष हैं। डिसिप्लिन, ये सब आपके निज के दोष, खुद के दोष हैं, अपनी कमजोरियां हैं, उसे बेहतर कीजिए। उसके साथ जैसा हमने अभी बात की थी दशा के बारे में, अभी दशा आपकी 24/7 जुलाई से ही प्रारंभ हुई है, राहु के अंदर वीनस की। ठीक है। तो राहु तो छाया ग्रह है, लेकिन राहु को हम वायु तत्व से इंटरलिंक करते हैं। ठीक है। अब राहु एक जी गुरुजी। क्यों वायु तत्व से हो रहा है? क्योंकि वो शनि के, जो शनि की दूसरी राशि है कुंभ, उसे वो लेकर चलता है, इसलिए वो वायु तत्व को लेकर चल रहा है। तो वायु तत्व के अंदर कौन सा तत्व आ रहा है? सन, सूर्य, सूर्य आ रहे हैं। तो वायु चलो। तत्व के अंदर आपके राहुल जी केस में आया था कि अग्नि तत्व के अंदर वायु चल रहे थे। ठीक है। अग्नि के अंदर वायु जो उसे क्या कर रहा है? फ्लो को कम कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आपका वायु तत्व के अंदर अग्नि तत्व चल रहे हैं। ठीक है। सर जल तत्व आ जाएंगे ना, शुक्र है ना। गुरुजी, हाँ वीनस तो जल हाँ है ना? हाँ, जल तत्व है। हाँ, क्षमा कीजिए, हम सूर्य को देख रहे थे। वीनस आ रहे हैं, तो वायु तत्व के अंदर जल तत्व आ रहे हैं। वायु और जल में क्या कोई समस्या है? बताइए। जी सर वही। जी सर सेम रहेंगे ना, वही भी पिता पुत्र वाला है। ठीक है। तो ये जो दशा है आपके लिए प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम कहाँ से आएगा? आपका समाज आपको प्रॉब्लम देगा। वो कहाँ, कौन सा समाज देगा? जो आपसे एंटी कल्चर है, जो आपके कल्चर को नहीं मानता है, वो समाज आपको तकलीफें देगा। और आपकी बुद्धि भी आपको तकलीफ दे सकती है, आपके पूर्व जन्म के दोष आपको तकलीफ भी दे सकते हैं। एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या 10/2/2018 से 17/12/2020 के बीच में कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में घटी जिसके बारे में आपको लगा ही नहीं कि भैया ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं, और वो होकर चला गया? जैसे जिसमें आपका कोई दोष ना हो और वैसी चीजें घट गई। या फिर क्या 24/7/2024 के बाद ऐसी कोई घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं? गुरुजी, पुरानी तो याद नहीं है ऐसी की कुछ। ठीक है। अभी मतलब चौबीस अच्छी सात घटना के है, बुरी बाद घटना? भी अरिष्ट कारक को 24/7 देख के रहे हैं, बाद। तो बुरी घटना आपको यही देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो कि आपका कोई बिजनेस अच्छा आने वाला हो, कि हाँ सेल वहां से बहुत अच्छी आने वाली है, लेकिन एकाएक वो सेल आपका खत्म हो गया हो। या फिर किसी वो तो कंपनी गुरुजी से अभी आप ऑफिस जुड़कर में ही काम करने वाले हैं और वो काम एकाएक बंद हो गया हो, और आपको पता ही नहीं है कि वो बंद कैसे हो गया। बताइए, क्या बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था गुरुजी कि वो तो फिर जैसे मैं भी सेल्स में ही हूँ, तो ऑफिस में तो खैर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। ठीक है। अपने जल तत्व को ठीक कीजिए, अपने सोच को ठीक कीजिए, मन को ठीक कीजिए, भगवान शिव के ऊपर जल जल का अर्पण कीजिए, माँ दुर्गा के मंत्र के जप कीजिए। ठीक है।
और यदि संभव हो सके तो कोई जी अनुष्ठान गुरुजी। वगैरह करते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपके जीवन के अंदर चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, अर्थात जो निज दोष आपके हैं वो ठीक होंगे। ठीक है। तो गुरुजी मंत्र जाप में जो वो मतलब समय का भी कुछ होता है कि सुबह या रात को या किसी भी टाइम कर सकते हैं? देखिए, मैं यह मानता हूँ विपिन जी कि जहाँ नियम है हाँ जी। वहाँ भाव नहीं है, और जहाँ भाव है वहाँ नियम नहीं है। यदि आपके अंदर भाव है तो आप चेयर पे बैठे हैं और आप ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, आप सेल्स के लिए कहीं जा भी रहे हैं, तो भी आप मन में अपना मंत्र जप करते रहिए। ठीक है, ये आपका भाव हो गया। अब नियम की यदि हम बात करें, तो नियम अर्थात हो गया कि सूर्योदय के समय, अर्थात लगभग 5:30 6 के करीब, या 4:30 5:30 के करीब आराम से स्नान वगैरह करके बैठ कर आपको उस वक्त मंत्र जप करने हैं। आपको नियम से चलना है, आप नियम चलिए, और भाव चलना है तो भाव चलिए। लेकिन मंत्र जप की बात है तो हाँ, आप नियम से चले तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि नियम। और गुरुजी मंत्र जाप कौन से करने हैं? माँ दुर्गा के मंत्र जप कीजिए। माँ दुर्गा के मंत्र जप में आ जाएगा ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवार्ण मंत्र आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। नवार्ण मंत्र की भी एक खासियत आपको जी गुरुजी। बताऊं। जैसे गायत्री मंत्र त्रिपदी है, गायत्री मंत्र त्रिपदी भी है, चतुर्पदी भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है, इसमें नवार्ण है, अर्थात 9 वर्ण का मंत्र है। अब 9 वर्ण का मंत्र होने के कारण इसमें महाकाली भी आती हैं, महालक्ष्मी भी आती हैं, महासरस्वती भी आती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर और पालनहार, तीनों आ रहे हैं। तो नवांग मंत्र बहुत ही पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवांग मंत्र माँ दुर्गा का है, आप इस मंत्र में सभी समाहित हैं, 9 के 9 वर्ण समाहित है, तीनों देवता समाहित हैं, अर्थात कहें त्रिदेव, तीनों देवियां समाहित हैं, जो तीनों बल आपको प्रदान करती हैं। हम किस लिए चाहते हैं हमारा पालनहार हो, पालन हमारा होते रहे, फिर क्या चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन बेहतर हो सके। बेहतर कैसे हो सके, कि भाई हमारा जीवन जो समस्याएं आ रही हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो हाँ, शंकर अर्थात माँ काली भी विराजमान है। और उसके साथ फिर हम चाहते हैं कि क्रिएशन भी हो सके, तो उसके लिए ब्रह्मा माँ सरस्वती भी है, वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और नवार्ण मंत्र का जप नित्य करना ही चाहिए, गायत्री और नवार्ण ये दोनों मंत्रों का जप, और जप और हवन नित्य कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई प्रश्न हो त्रिशांश कुंडली को लेकर तो बताइए।